हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक फ्रेश न्यू टॉपिक, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही यूनिक है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, और कुछ फीचर्स उसको यूनिक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं बाकी दुनिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसको डिफरेंट बनाती हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हमारे IB ACIO 2020 कोर्स के बारे में। एक फुल वीडियो मास्टर कोर्स है जिसकी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं। जैसे टायर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड करी जा रही हैं, चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश, जिसमें लगभग आपका 60% पेपर कवर हो रहा है। चैप्टर वाइज कंसेप्ट वीडियोस, कंसेप्ट नोट्स एंड क्विजेस ऑफ ऑल GS कंपोनेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस, एंड लगभग 20% पेपर आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन से कवर होगा। एंड मंथली मैगजीन एंड क्विजेस ऑफ जर्नल अवेयरनेस, अगेन 20% पेपर। तो आपको टायर 1 के 100% कवरेज देखने को मिलेगी यहाँ पर हमारे कोर्स में। अगर हम टायर 2 की बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, तो वहाँ पर भी हमारा फुल ऑन फोकस है। वी आर प्रोवाइडिंग यू वीडियो लेक्चर्स ऑन ऐसे राइटिंग, प्रेसी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। उसके साथ साथ आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा फॉर ऐसे राइटिंग। सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं फॉर प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक है, तो टायर 2 में भी फुल फोकस है हमारे कोर्स का। एंड टायर 3, जिन लोगों का टायर 1 एंड टायर 2 क्लियर हो जाता है और जो इंटरव्यू की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड वी विल बी कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ही वेल डिजाइंड कोर्स है आप लोगों के लिए जो कि IB ACIO 2020 एग्जामिनेशन में आपकी फुल हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको यूनिक बनाती हैं बाकी वर्ल्ड के अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, अदर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब हम यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें नंबर्स ऑफ यूनिक फीचर देखने को मिलती हैं जो कि किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है और थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर हम दुनिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें तो हमें दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। एक परफेक्टली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिनको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, एक बार वो बन गए तो उनको ऑल्टर करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, एक रिजिड प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिनमें आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, जिनको आप बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में दोनों ही चीज़ों को मिक्स किया गया है कि कुछ चेंजेस आप रिजिड तरीके से कर पाएंगे, डिफिकल्ट तरीके से कर पाएंगे, एक डिफिकल्ट प्रोसीजर फुलफिल करने के बाद ही कर पाएंगे, और कुछ चेंजेस जो कि बहुत नेसेसरी हैं, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तो उन चेंजेस को आप बाय सिंपल मेथड कर सकते हैं। तो ये ब्लेंड हमें देखने को मिलता है। हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का एक बहुत ही लेंथी एंड बल्कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो हमें दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंडिया हो गया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में वहाँ पर कोई एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पर कुछ कन्वेंशन चली आ रही हैं, कुछ पार्लियामेंट्री लॉ चले आ रहे हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और काफ़ी बड़ा है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें एक प्रियम्बल है जो कि समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें लगभग 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, जो कि अब इंक्रीज होके 465 के आसपास हो चुके हैं। हमारे पास 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी लेंथी एंड बल्कि बनाते हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्सचर देखने को मिलता है फेडरलिज्म का एंड यूनिटेरियनिज्म का। देखो, जब भी हम स्टेट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके से पावर की डिवीजन करी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें दो तरह के स्टेट देखने को मिलते हैं। एक वो स्टेट जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट फुल पावरफुल है, सारी पावर उसको दी गई है, और अगर वो चाहे तो कुछ पावर स्टेट्स को दे सकती है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल पावरफुल बना दिया जाता है। और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंटर को और स्टेट को डिफरेंट पावर दी जाती है और वो अपने पावर डोमेन में सुप्रीम होते हैं। ऐसे स्टेट को बोला जाता है फेडरल स्टेट। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में
हमें कुछ ऐसी फीचर देखने को मिलती हैं जो कि एक फेडरल स्टेट की फीचर है, और कुछ फीचर हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि एक यूनिटरी स्टेट की फीचर हैं। तो यहाँ पर हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा जो टिल्ट है, ज़्यादा जो फेवर है, वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया है। ठीक है। उसके साथ साथ जो इंडियन जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास सिंगल सेट ऑफ जुडिशरी है टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लॉ के रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट देखती है और स्टेट लॉ के रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट देखती है। अगर हम स्टेट्स में हाई कोर्ट की बात करें तो वो सेंट्रल लॉ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट भी देखते हैं और स्टेट लॉ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट भी देखते हैं। तो कोई डिवीजन नहीं करी गई है जुडिशरी की। हमारे पास इंटीग्रेटेड सेट ऑफ जुडिशरी है और हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि हमने अपनी जुडिशरी को बहुत ही प्रोटेक्ट करा हुआ है फ्रॉम आर्बिट्री इंटरफेरेंसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर आपके एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो जुडिशरी की फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका लेजिस्लेचर चाहे तो वो आर्बिट्री मैनर में अफेक्ट नहीं कर सकता जुडिशरी की फंक्शनिंग को। तो जजेस को और उनकी फंक्शनिंग को आइसोलेट करने के लिए, बाकी चीज़ों से बचाने के लिए, ताकि वो अपनी जजमेंट के टाइम पर किसी चीज़ से अफेक्ट ना हो, हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। उसके साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस हैं दोस्तों, दे आर बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट मारा है। इसका मतलब ये है कि हमने लगभग 60 से ज़्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था जब हमने अपनी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद हमने उनकी कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई किया और उन फीचर्स को मॉडिफाई किया एज पर द इंडियन कंडीशन। हमें पता है कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तैयार होने में। तो यहाँ पर दोस्तों सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने में जो टाइम लगा वो भी काउंट होता है। तो लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करके और उन फीचर्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है जहां पर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेचर। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को देखो तो आपको हर एक स्टेट में 3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं। पहला ऑर्गन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जिसका काम क्या होता है, लॉज को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। दूसरा ऑर्गन होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जिसका काम क्या होता है, लॉ बनाना। ठीक है। और तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी ऑर्गन, जिसका काम क्या होता है कि जब आप लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट है, इनके बीच में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस है, इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेज है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ठीक है। इसलिए हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इन फीचर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। लेंथी एंड बल्कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिया के बारे में बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रेम्बल है, लगभग 465 आर्टिकल्स हैं। तो लगभग 70 नए आर्टिकल ऐड हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स डिलीट भी हुए हैं, और 25 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, और 12 शेड्यूल हैं, तो 4 नए शेड्यूल भी ऐड किए गए हैं। तो अबाउट 90 आर्टिकल्स आर एडिड एंड 20 आर्टिकल्स आर डिलीटेड। 4 schedules are added: 9th, 10th, 11th, 12th. 9th is related to certain laws exempted from judicial review. 10th schedule is related to anti-defection law. 11th schedule is related to panchayat, and 12th schedule is related to municipalities. फिर 4 नए पार्ट ऐड किए गए। पार्ट 4 है रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9 है रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटीज, पार्ट 9 भी रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स, एंड पार्ट 14 है रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल। एक पार्ट को डिलीट भी किया गया है, पार्ट 17 को, पार्ट 7 को। तो हम क्यों कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिटन है, बहुत बल्कि है, बहुत लेंथी है। तो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथी एंड बल्कि होने के लिए। ये फैक्टर कौन कौन से थे? पहला फैक्टर तो ये था कि जो इंडियन कंट्री है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा बनेगा ही। दूसरा रीज़न ये दिया गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लॉयर्स की डोमिनेंस ज़्यादा थी, नंबर ऑफ लॉयर्स ज़्यादा थे, और आपको पता है कि लॉयर्स हर बात का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी लेंथी बना। तीसरा रीज़न ये दिया जाता है
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ पर सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर का और स्टेट का, इसलिए ये लेंथी हुआ है। चौथा रीजन ये भी दिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंथी बना। और पांचवा ये रीजन दिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डोमेन्स को भी कवर किया गया है, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बल्कि है। अब बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हमेशा बरकरार रखनी है तो हमें उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करती रहनी पड़ेगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा और उसको थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ प्रोविजंस को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना टाइम कंजम्पशन के चेंज कर सको, वहां पर आप एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर फॉलो कर सको, जैसा कि एक ऑर्डिनरी लॉ को बनाते टाइम आप फॉलो करते हो। तो जैसे अगर आपने जजेस की एज इंक्रीज करनी है या कोई और टेम्पररी प्रोविजन आपने ऐड करना है, तो वहां पर आप फ्लेक्सिबल तरीके से एक रिजिड प्रोसीजर को फॉलो किए बिना वो चेंज कर सकते हो। और रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अननेसेसरी चेंजेस से बचाने के लिए हमने उनको रिजिड मैनर में ही चेंज करने का प्रोविजन रखा है। तो आर्टिकल 368 को फॉलो करके ही आप रिजिड प्रोसीजर को फॉलो करके ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स हैं। तो ये जो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। लिविंग इसलिए कि इसमें आप अननेसेसरी चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात कि अगर आप नेसेसरी चेंज करना चाहें तो आप फ्लेक्सिबल प्रोसीजर करके आराम से कर सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने फॉलो करी है, उसमें हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो सदन में अपना हर बिल के बाद एक भाषण देते हैं, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी इंश्योर करी जाती है। तो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, ये हमारे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो मिनिस्ट्री है इट एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो, जब तक लोकसभा में जो पार्टी इन पावर है उसको पूर्ण बहुमत मिला होगा, 272 प्लस सीट से ज्यादा मिली होंगी, क्योंकि लोकसभा की सीट है 545, तो पूर्ण बहुमत के लिए 545 डिवाइडेड बाय 2, लगभग 272 प्लस सीट्स पार्टी इन पावर को होल्ड करनी पड़ेंगी। जिस दिन उनकी ये सीट्स चली गई, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, वो जिनके पास पावर दिखती तो बहुत है बट वो रियल पावर नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब एंड वाइस प्रेसिडेंट साहब। और कुछ रियल एग्जीक्यूटिव हैं जो सही सेंस में पावर को एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर हैं दे आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, डबल मेंबरशिप। जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वही आपकी गवर्नमेंट बनाती है, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कौन है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है आपके प्रेसिडेंट साहब। और जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उनकी थिंकिंग सेम होती है, होमोजेनिटी होती है उनकी पॉलिटिकल थॉट्स में, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार चलती है। ठीक है, फिर देखते हैं मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म, कि अगर हम इंडियन यूनियन की बात करें तो हमें कुछ फेडरल फीचर देखने को मिलते हैं और कुछ यूनिटरी फीचर देखने को मिलते हैं। तो फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया, बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डुअल पॉलिटी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग देखने को मिलती है। बाइकैमरलिज्म, कि जो हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसमें जो राज्यसभा है वो हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये कुछ फेडरल प्रोविजन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनिटरी फीचर्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंटर को ज्यादा पावर दी है और स्टेट को कम पावर दी है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट का, स्टेट्स को अलाउ नहीं किया उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए।
इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी के टाइम पर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन आ जाए, उस टाइम पर सेंटर को सारी पावर दे दी गई है, उसको ऑल पावरफुल बना दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली ऑल इंडिया भी आपकी एक यूनिटरी फीचर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भले ही हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट रियल सेंस में उसके पास यूनिटरी पावर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेडरल पावर। अब बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, दे आर बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हमारे प्रोविजंस को लिया गया है, मॉडिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें, तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का इम्पैक्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर फिलोसफिकल पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमें अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का फर्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फीचर हमने कहाँ से ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1985 से हमने फेडरल स्कीम, गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल एंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो ली थी। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू ली है, प्रेसिडेंट साहब के रिमूवल का प्रोसीजर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। इसी तरीके से कनाडा से हमने डिफरेंट डिफरेंट बातें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया है। अगर हम रशिया की बात करें, तो रशिया से हमने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस लिया है। अगर हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करें, तो वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो लगभग 60 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करने के बाद, उनके फीचर्स को स्टडी करने के बाद, उनको मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। अगर और फीचर्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, जो स्टेट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो किसी रिलीजन को मानते हैं, उनका एक ऑफिशियल रिलीजन हो, या फिर वो सेकुलर स्टेट हो। सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि उनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वी आर हिंदू और वी आर मुस्लिम और वी आर सिख। हमारे देश में सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, और हर एक कलेक्टिव जो आपकी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन है, कोई सेक्शन ऑफ पीपल है, उसको भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। तो हमारे स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, हमारा स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 3 हमें एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि दो हैं, पंचायत एट रूरल एरियाज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर क्या है कि हमें 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको डील करने के लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल फील होगी, और उसके लिए हमें एक स्पेशल चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो आपकी इमरजेंसी में काउंट होती है। 3 तरह की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर अगर मान लो कोई फॉरेन स्टेट हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दे, या वो एग्रेशन शो कर रहा हो, या हमारे देश के अंदर कोई आर्म्ड रेबेलियन हो गई हो, तो उस केस में हमारे देश में आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 बोलता है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करता, तो सेंटर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एंड आर्टिकल 360 कहता है कि जब भी इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आएगी, तो उस केस में हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फिर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सिटीजन है वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन है। यहाँ पर कोई राज्य का सिटीजन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम पंजाब के सिटीजन हैं, हम यूपी के सिटीजन हैं, महाराष्ट्र के सिटीजन हैं। वी आर ओनली इंडियन सिटीजन। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और बात ये कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, तो सेम टाइम पर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता। आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी आदमी ने वॉलंटरली किसी और देश की नागरिकता अपना ली, सिटीजनशिप अपना ली, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का एक ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलता है
कि हर वो एडल्ट जो कि 21 साल से ऊपर था, इनिशियली ये एज थी, और 61st ने 18 साल कर दी, कि अगर कोई एडल्ट 18 साल से ऊपर का है तो उसको वोट डालने का अधिकार है, वो हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स देखने को मिलते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो नहीं छीने जाएंगे। फिर कुछ ड्यूटीज मेंशन करी गई हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई नागरिक कुछ ड्यूटीज को एंजॉय कर रहा है, कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट्स के टुवर्ड्स कुछ पॉजिटिव एक्शन ले। फिर कुछ डायरेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव्स आपके पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हमारी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई गाइडलाइन बनाएगी, तो उनको इन कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस को दिमाग में रखना है और इन डायरेक्शंस को फॉलो करके ही उनको अपनी पॉलिसीज वगैरह बनानी है। तो ये कुछ और फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनके अलावा अगर बात करूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ बुलवर्क देखने को मिलते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी दीवार देखने को मिलती है जो इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रही है, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी आती है, जिसमें हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस वगैरह को सिलेक्ट करता है, वो आता है। फिर इसमें हमारा एक ऑफिस ऑफ कैग आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। तो ये फीचर्स जो हमने पढ़ी पहले 6 के आसपास और अब 6 के आसपास, ये फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड स्पिरिट फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इन फीचर्स को हाईलाइट करते हो तो आप ये शो करना चाहते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, और इनको हमने फीचर्स को अपनी इंडियन कंडीशन के हिसाब से, इंडियन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर क्यों बोला है, क्योंकि हमारे देश में एक सिंगल रिलीजन के लोग नहीं रहते, मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हम किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकते, तो इसलिए हम सेकुलर कंट्री हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, it provides continuity of policy and is more efficient, the executive remain responsible to the legislature, the head of the government cannot be changed without election। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये मेन एडवांटेज है आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पीएम, फॉर एग्जाम्पल हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस टू द लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट को अपने कामों के लिए, अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट में वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी इंश्योर होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप अब बहुत इजीली बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इंस्पायर हुआ है। फिलोसफिकल पार्ट जो है वो हमारा कहाँ से इंस्पायर हुआ है, वो हमारा अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी, पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटेन से, फिलोसफिकल पार्ट आपका इंस्पायर हुआ है अमेरिका एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड स्ट्रक्चरल पार्ट आपका इंस्पायर हुआ है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। आज का तीसरा क्वेश्चन, वो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्कीनेस, वास्ट साइज एंड लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था कि एक फैक्टर है। देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको यही बताया था कि ये भी फैक्टर है। डोमिनेंस ऑफ लॉयर, ये भी आपको बताया था। अब चौथा ऑप्शन है लेगेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, लेकिन वहां पर मैंने आपको 1935 एक्ट बोला था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर सबसे बड़ा जो एक्ट आया था, सबसे लेंथी जो एक्ट आया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और उसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1935 की जगह 1919 लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। आपको बताना है कि रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ द अबव। आपको नीचे यूट्यूब पे जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखो दोस्तों, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपके कमेंट आए तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, अगर आपके कमेंट नहीं आए तो मुझे थोड़ी निराशा होगी और मैं खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा लेक्चर्स रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आप लोग समझे भी होंगे और अपने एग्जामिनेशन में आप इसको यूज़ भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।